जानते हैं इस देश में एक जान लेने की सजा क्या है? गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक ही कहा था, पर उनकी जान लेने वाले को तो खुद फांसी मिली थी। खैर, वो तो एक महात्मा की जान थी। सच तो यह है कि इस देश में दांडी के नमक और खादी के कपड़े से कम दाम में कुछ मिलता है तो वो है आम आदमी की जिंदगी। 15,000 से ज्यादा जान लेने वाले को सजा में मिलता है एक सरकारी प्लेन, वो भी VIP सर्विस के साथ घर वापस जाने के लिए। और हम तो यही हैं और यही रहेंगे। वो काली रात जिसने हजारों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी और साथ में जीवन भर का दर्द दे गई। यह कोई कहानी नहीं बल्कि वह घटना है जिसने भोपाल बदल दिया। भोपाल की वो भयंकर रात दुनिया का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर में गिना जाता है, जहां 15,000 लोगों की मौत तो हुई, मगर वहां जो भी बच्चा पैदा उस समय हुआ वह डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? भोपाल में MIC गैस लीक की वजह से 15,000 लोगों की जान तो गई, बल्कि साथ में लाखों लोग आंखों से अंधे और शरीर से विकलांग हो गए। उस दर्दनाक रात के बाद बहुत से लोग भोपाल छोड़कर दूसरे शहर की ओर चले गए। 1984 में हुई भोपाल डिजास्टर में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग अधमरे हो गए। वहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति की दुनिया बदल गई। मगर गवर्नमेंट ने भी इस डिजास्टर के बाद कुछ कदम उठाए, जैसे 1993 में द इंटरनेशनल मेडिकल कमीशन भोपाल में बनाया गया, जो इस डिजास्टर के इफेक्ट से बीमार पड़ गए उनका इलाज करने के लिए। सरकार ने यूनियन कैराबाइड के ऊपर $470 मिलियन का फाइन लगाया। 2001 में डो केमिकल कंपनी ने यूनियन कैराबाइड की साइट को खरीद लिया। सरकार ने वर्कर्स की विधवाओं के लिए मकान भी दिए, मगर उस गैस का असर काफी सालों तक शहर में बना रहा। उस दर्द भरी रात को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। कहानी की शुरुआत 2 दिसंबर 1984 से होती है। 16 घंटे पहले गैस लीक थी। सब कुछ सही चल रहा होता है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, हर कोई रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी जी रहा होता है। मगर इधर यूनियन कैराबाइड लिमिटेड कंपनी में एकदम से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि MIC गैस का प्रेशर 100 के करीब शो कर रहा होता है। सारे वर्कर इधर उधर चेक करने लगते हैं। इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर दिया जाता है। तभी कंपनी के मैनेजर कमरुद्दीन मिथाई आइसोसाइनाइड, जिसे MIC कहा जाता है, उसका टैंक चेक करने जाते हैं। मगर टैंक को छूने से उन्हें पता लगता है कि सब ठंडा है, यानी सब कुछ सही है, बस प्रेशर मीटर खराब हो गया था। कमरुद्दीन वर्कर को मीटर चेंज करने को बोलते हैं और अलार्म को बंद करने को। मगर इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही है। मैनेजर कमरुद्दीन उस फैक्ट्री के हेड मैडसन को बोलते हैं कि MIC टैंक पिछले 2 महीने से बिना रेफ्रिजरेटर के है और यहाँ के वर्कर को यह भी नहीं पता कि पाइप्स को कब और कैसे धोना है। सिर्फ एक पानी की बूंद इस MIC केमिकल को जानलेवा जहरीली गैस बना सकती है, जिस वजह से काफी लोगों की मौत भी हो सकती है। मगर मैडसन यह बोलते हैं कि मैंने अमेरिका में यह की रिपोर्ट भेजी है, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? असल में इस फैक्ट्री में सेफ्टी प्रोटोकॉल को बहुत हल्के में लिया जा रहा था। इधर एक न्यूज रिपोर्टर जगमोहन कुमवात लगातार अपने अखबार में यह लिख रहा था कि यूनियन कैराबाइड एक खतरनाक कंपनी है, क्योंकि MIC केमिकल एक जानलेवा केमिकल है। जगमोहन इमाद रियाज से मिलता है, क्योंकि पहले वो यूनियन कैराबाइड में काम करता था। इमाद रियाज का दोस्त अंसारी, जिसकी मौत यूनियन कैराबाइड कंपनी के अंदर हुई थी, क्योंकि वह MIC गैस की चपेट में आ गया था। उसके बाद से इमाद ने कंपनी छोड़ दी और रेलवे में लोको पायलट के लिए अप्लाई कर दिया। इमाद जगमोहन को 1982 की रिपोर्ट के बारे में बताता है, जिसने इस कंपनी के सेफ्टी मैयर के बारे में बात की गई थी। क्योंकि यूनियन कैराबाइड की फैक्ट्री शहर और रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन से लगती है, इस फैक्ट्री के पास पूरा शहर बसता है। भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तियार सिद्दीकी अपने काम को लेकर काफी सीरियस हैं। इस वक्त स्टेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब है, इस वजह से जल्द सही करने का ऑर्डर देते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लोग स्टेशन में अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। वक्त से ट्रेन चल रही होती है। अंसारी की विधवा शाजिया भी झांसी पहुंच चुकी होती है। वह भोपाल वापस आ रही है, क्योंकि अंसारी डेथ केस को इमाद फिर से उठा रहा होता है। यह सब होते होते रात हो जाती है। कमरुद्दीन सर 1982 की सेफ्टी फाइल की कॉपी बना लेता है और जर्नलिस्ट जगमोहन को फोन करके अपने घर बुलाता है, ताकि सब कुछ अखबार में छप सके। गैस लीक के 3 घंटे पहले पाइप की सफाई पानी से शुरू की जाती है। इधर इमाद स्टेशन में अपनी नाइट ड्यूटी के लिए पहुंच जाता है और वह सीख रहा होता है रेल इंजन को स्टार्ट कैसे किया जाए। इधर फैक्ट्री में पाइप से वाटर लीक हो रहा होता है, मगर वर्कर बोलते हैं ये सब रोज का है, चाय नाश्ता के बाद सब कुछ देखते हैं। भोपाल जंक्शन के कम्युनिकेशन सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ होता। सबसे पहले ब्लॉक ठीक करने को कहा जाता है। सडनली यूनियन कैराबाइड फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में MIC का मीटर रेड दिखाने लगता है। कंट्रोल रूम से तभी मैनेजर कमरुद्दीन को इन्फॉर्म करते हैं। उसी वक्त कमरुद्दीन की नजर पड़ती है कि गैस लीक हो रहा है। वह घबराते घबराते कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, जहां उन्हें वर्कर्स से पता लगता है कि आज पाइप की सफाई के लिए पानी चलाया गया था, मगर पिछले 3 घंटे
घंटे से पानी बंद नहीं किया गया। तब कमरुद्दीन सर घबराते हुए सीनियर वर्कर से पूछते हैं कि मेटल डिस्क लगाया था ना पाइप के दोनों तरफ, ताकि पानी MIC टैंक तक ना पहुंचे। मगर सीनियर वर्कर जवाब देते हैं कि हमें यह सब सिखाया ही नहीं गया ट्रेनिंग में, क्योंकि वर्कर्स को ट्रेनिंग में कुछ खास सिखाया नहीं गया था। कमरुद्दीन सर इमरजेंसी अलार्म ऑन कर देते हैं और सभी वर्कर्स को फैक्ट्री छोड़ने का ऑर्डर देते हैं और वह खुद टैंक का हीट लेवल चेक करने जाते हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि MIC केमिकल वाटर से रिएक्ट होकर गैस की फॉर्म में फैक्ट्री में फैलने लगता है। जैसे ही कमरुद्दीन सर टैंक को चेक करने के ऊपर चढ़ते हैं, तभी टैंक फट जाता है और वहीं पर कमरुद्दीन सर की मौत हो जाती। मैनेजर कमरुद्दीन की मौत के बाद MIC गैस आसपास के एरिया में फैलने लगती है। भोपाल जंक्शन पर स्टेशन मास्टर की मुलाकात बलवंत यादव से होती है, जो अपने आप को एक हवलदार बताता है, मगर वह असल में एक चोर है जो स्टेशन में लोगों को ठगता है। इस वक्त वह भोपाल जंक्शन की तिजोरी से पैसा चुराने भोपाल आ रखा होता है। गैस फैलने की वजह से इमाद, जो कि इस वक्त स्टेशन में ड्यूटी पर होता है, वह इंजन डिब्बे के अंदर रहकर देखता है कि वहाँ के वर्कर बेहोश होकर गिर रहे हैं। जब वह इंजन डिब्बे का दरवाजा खोलकर बाहर आने लगता है, तभी उसे हवा में एक अलग सी बदबू का एहसास होता है। वह तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वह यूनियन कैराबाइट में काम कर चुका है, इसलिए वह इस बदबू से वाकिफ होता है। इमाद सबसे पहले एक रुमाल को गीला करके अपने नाक और मुंह में बांध लेता है, ताकि MIC गैस को वह सूंघ न पाए। जब वह दूसरे वर्कर को देखने बाहर जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वह लोग धीरे धीरे मर रहे होते हैं। इधर फैक्ट्री के बाहर की बस्ती में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरी ओर भाग रहे होते हैं। मगर गैस हवा में होने के कारण धीरे धीरे लोग बस्ती में भी मरने लगते हैं। इधर स्टेशन में भी हड़कंप मच जाता है, क्योंकि MIC गैस कुछ ही मिनटों में इंसान को मार सकती है। वह आंखों और फेफड़ों में बहुत ज्यादा असर करती है। सांस न आने की वजह से इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, इसलिए लोग बेहोश होकर मर जाते हैं। स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी जब अपने ऑफिस के बाहर देखता है, तब उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हंसते खेलते लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। जगमोहन कुंवाद भी अपने घर से निकलकर कमरुद्दीन के घर जाता है 1982 की सेफ्टी फाइल लेने के लिए, मगर वह रास्ते में लोगों को मरते हुए देखता है। कुछ मिनटों के लिए वो भी इस भयंकर नजारे को देखकर सुन पड़ जाता है। जब फैक्ट्री के हेड मैथसन को इस सिचुएशन के बारे में पता चलता है, वह फैक्ट्री के सारे गेट क्लोज करने का ऑर्डर देता है और बोलता है जब तक अमेरिकन कंपनी से ऑर्डर नहीं आते कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तब तक कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। सबके सब चुप रहेंगे। स्टेशन पर इफ्तिकार सिद्दीकी बलवंत यादव की मदद से बचे हुए लोगों को वेटिंग रूम में ले जाता है, जहां चारों तरफ से खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, ताकि बाहर की हवा या कहीं MIC गैस अंदर ना आ सके। वेटिंग रूम में मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा होता यह सब क्या हो रहा है। सब बहुत ज्यादा परेशान और घबरा रखे होते हैं। इफ्तिकार सिद्दीकी सबको शांत करने की कोशिश करता है। तभी इमाद इंजन वाला डिब्बा चलाकर मेन स्टेशन तक लेकर आता है और वह स्टेशन मास्टर इफ्तिकार को देखकर वेटिंग रूम में आकर सबको बताता है कि यह एक तरह की जहरीली गैस है, जिसका कोई इलाज नहीं है। यह बात सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग और ज्यादा डर जाते हैं, मगर एक तरीके से कुछ हद तक बचा जा सकता है। वो है कोई भी गीले कपड़े से अपने मुंह और नाक को ढक लो, ताकि गैस आपके अंदर ना जा सके। इमाद के कहने पर सभी लोग यही करते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मौत का मंजर हट गया। तभी इतरासी जंक्शन में रति पांडे आ रखे होते हैं, जो कि असल में वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के जनरल मैनेजर हैं। वह इतरासी जंक्शन में इंस्पेक्शन के लिए आ रखे होते हैं। इतरासी जंक्शन 100 किलोमीटर दूर है भोपाल जंक्शन से। तभी उन्हें पता लगता है कि भोपाल जंक्शन से काफी देर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है। इधर इफ्तिकार सिद्दीकी इमाद को बताता है कि हमें गोरखपुर एक्सप्रेस को भोपाल जंक्शन आने से रोकना होगा, ताकि उसमें सवार हजारों लोगों की जान बच सके। इफ्तिकार सिद्दीकी एक बार अपने आसपास के स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। इमाद इफ्तिकार को बताता है कि हमें किसी भी तरह गोरखपुर एक्सप्रेस को यहाँ आने से रोकना होगा, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त अंसारी की फैमिली भी आ रही है और अब वह मेरी फैमिली है, क्योंकि अंसारी की मौत हो चुकी है। इतारसी जंक्शन में मौजूद रति पांडे भोपाल के पुलिस स्टेशन कॉल करके वहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। तब जाकर उन्हें MIC गैस लीक के बारे में पता लगता है। तभी वह समझ जाते हैं कि उन्हें गोरखपुर एक्सप्रेस को वहां पहुंचने से रोकना होगा, वरना हजारों लोग मारे जाएंगे। रति पांडे भोपाल जंक्शन से 16 किलोमीटर दूर सुखी सवनिया स्टेशन में कॉल करके बोलते हैं कि उन्हें गोरखपुर एक्सप्रेस वहीं पर रोकनी है, मगर जैसे ही वहां का मैनेजर रोकने जाता है, तब तक गोरखपुर एक्सप्रेस वहां से क्रॉस हो जाती है। गोरखपुर एक्सप्रेस जब सुखी सवनिया क्रॉस कर जाती है, तब जनरल मैनेजर रति पांडे की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हजारों लोग मौत की तरफ जा रहे होते हैं। उधर भोपाल जंक्शन में
कम्युनिकेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और लोगों की ज्यादा देर तक वेटिंग रूम में नहीं रोक सकते। तभी इमाद स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी को एक आइडिया देता है कि हम लोगों को मालगाड़ी के डिब्बे में शिफ्ट कर देते हैं और उसे इंजन से जोड़कर नेक्स्ट स्टेशन तक ले जा सकते हैं। इमाद का प्लान स्टेशन मास्टर को बिल्कुल सही लगता है। इस वजह से सबसे पहले इमाद और इफ्तिकार सिद्दीकी इंजन को मालगाड़ी के डिब्बे से जोड़ते हैं और लोगों को जल्दी जल्दी वेटिंग रूम से उस डिब्बे में शिफ्ट करते हैं। सबके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। एक तरफ रति पांडे अपनी वाइफ राजेश्वरी जांगले को कॉल करता है, जो कि असल में रेलवे मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल है। रति पांडे अपनी वाइफ को भोपाल गैस लीक के बारे में बताता है कि कैसे लाखों लोग की जिंदगी दांव पर है। राजेश्वरी रेलवे मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करती है कि हमें जल्द से जल्द वहां मदद भेजनी होगी, मगर रेलवे मिनिस्ट्री बोलती है कि जहर हवा में है और हम और ज्यादा लोग वहां भेजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राजेश्वरी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मिनिस्ट्री अपने फैसले से नहीं हटती। इस वजह से राजेश्वरी रति पांडे को बोलती है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि भोपाल जंक्शन से जाने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया जाए, मगर रति पांडे इस डिसीजन से खुश नहीं होता, क्योंकि इस डिसीजन का मतलब है भोपाल जंक्शन पर लोगों को मरने के लिए छोड़ देना। तभी राजेश्वरी रति पांडे को बोलती है कि अगर आप मिरोद क्रॉस कर लो मिनिस्ट्री का डिसीजन वहां पहुंचने से पहले, तब आप भोपाल जंक्शन पर मदद पहुंचा सकते हैं। रति पांडे को यह आइडिया सही लगता है और वह इटारसी जंक्शन पर खाना पीना, कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर का इंतजाम करता है। उन सबको कन्विंस करता है भोपाल जंक्शन पर मदद पहुँचाने के लिए। फिर रति पांडे की बात सुनकर वह लोग इमोशनल हो जाते हैं और रति पांडे के साथ सब लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और वह ट्रेन लेकर इटारसी से भोपाल जंक्शन के लिए निकल जाते हैं। इटारसी जंक्शन के बाद मिसरोद स्टेशन पड़ता है और फिर भोपाल जंक्शन, और भोपाल जंक्शन के बाद सुखी सेवनिया पड़ता है। उसी दौरान मैटसन को डीएम का कॉल आता है गैस लीक के बारे में जानने के लिए कि वह हार्मफुल है कि नहीं, मगर मैटसन झूठ बोलता है कि यह गैस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर जर्नलिस्ट कुमवात कमरुद्दीन के घर पहुंच जाता है, जहां पर कोई नहीं होता और सामान भी बिखरा होता है। कुमवात घर में सब जगह 1982 की सेफ्टी फाइल को ढूंढने लगता है, मगर उसको कुछ नहीं मिलता। थक हार के कुमवात यूनियन कैराबाइट के पास जाता है कमरुद्दीन से मिलने। कुमवात पर भी MIC गैस का असर होने लगता है, क्योंकि कमरुद्दीन का घर उसी कॉलोनी में है जो यूनियन कैराबाइट से जुड़ती है। जैसे ही कुमवात यूनियन कैराबाइट के मेन गेट पर पहुंचता है, वहां पर कमरुद्दीन की प्रेग्नेंट वाइफ चीख चीख कर मेन गेट को खोलने को बोल रही होती है, मगर उसको यह नहीं पता होता कि उसका पति मर चुका है। मगर कोई भी उसे नहीं सुन पाता, क्योंकि यूनियन कैराबाइट का मेन गेट लॉक होता है। कमरुद्दीन का स्कूटर वहीं गेट पर पड़ा होता है। कुमवात कमरुद्दीन की प्रेग्नेंट वाइफ नफीसा को संभालता है। तभी नफीसा का वाटर लीक हो जाता है, यानी उसे तुरंत ही डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। कुमवात कमरुद्दीन के स्कूटर में नफीसा को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। कुमवात को भी स्कूटर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि MIC गैस के इफेक्ट से उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है, मगर किसी तरह नफीसा को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तभी एलेक्स ब्राउन, जिसने MIC गैस के ऊपर डिटेल में रिसर्च किया है और इस गैस को सालों पहले जानलेवा साबित किया है, वह कोइंसिडेंटली इस वक्त इंडिया में होता है। उन्हें गैस लीक के बारे में पता चलता है। वह सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाता है, जहां उसकी मुलाकात राजेश्वरी से होती है। तब एलेक्स ब्राउन बताता है कि MIC गैस का एंटीडोट है और वो है सोडियम थियोसल्फेट। सिर्फ यही है जो थोड़ा बहुत इस गैस से लोगों को राहत प्रोवाइड कर सकता है। यह बात सुनकर राजेश्वरी खुश हो जाती है। इधर भोपाल जंक्शन में जो लोग मालगाड़ी के डिब्बे में बंद होते हैं, वे वेट कर रहे होते हैं कि किसी तरह हम लोग साफ वातावरण में पहुँचे ताकि हमारी जान बच सके। सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा होता है, क्योंकि रति पांडे इटारसी से मदद लेकर निकल चुका है और राजेश्वरी को एंटीडोट के बारे में पता चल चुका है। और इधर भोपाल जंक्शन पर लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। इफ्तिकार सिद्दीकी, बलवंत यादव और लोको पायलट इमाद रियाज की मदद से सभी लोगों को मालगाड़ी में शिफ्ट करते हैं। मगर जब इमाद रियाज इंजन चलाने की कोशिश करता है, तब इंजन पर जाम लग जाता है। इस वजह से सभी लोग फिर से परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे इफ्तिकार सिद्दीकी, बलवंत यादव और इमाद रियाज की भी हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि वह लगातार हवा के कांटेक्ट में आकर काम कर रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम से यह लोग उलझ ही रहे होते हैं। तभी गोरखपुर एक्सप्रेस सुखी सेवनिया से भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंच जाती है और इसके बाद मालगाड़ी के डिब्बे को गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ जोड़ दिया जाता है और उसमें आ रहे सभी पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर रुकने के लिए कहा जाता है। मगर तभी बहुत सारे लोग भोपाल जंक्शन पहुंच जाते हैं और ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर इफ्तिकार सिद्दीकी और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हालत सही नहीं होती। इधर रति पांडे को भी मिरोज स्टेशन रोक लिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियल्स को पता लग जाता है कि रति पांडे मदद लेकर भोपाल जा रहे हैं। रति पांडे इस बारे में राजेश्वरी को कॉल करता है कि अब हम क्या करें। राजेश्वरी बोलती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
इस बात से परेशान राजेश्वरी सीधा रेलवे अथॉरिटी के हेड से मिलने जाती है कि एटलीस्ट रति पांडे को तो भोपाल मदद पहुंचाने दीजिए ताकि कुछ लोगों की जान बच सके। मगर रेलवे अथॉरिटी के हेड इस बात से पूरी तरह मना कर देते हैं। मगर मिस रोड में रति पांडे वहाँ के वर्कर्स को पूरी सिचुएशन समझाते हैं कि कैसे हमारी वजह से हजारों लोगों की जान बच सकती है। रति पांडे की बात सुनकर और सिचुएशन को समझकर वह लोग रति पांडे को आगे जाने देते हैं। इधर मिस रोड से भोपाल के पुलिस स्टेशन में बता दिया जाता है कि जल्द ही वहाँ पर इतरासी से रिलीफ ट्रेन आ रही है। इधर भोपाल जंक्शन पर जहां लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वह आने वाली रिलीफ ट्रेन से अनजान लगातार गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़ते रहते हैं। मगर तभी इमाद रियाज पटरी चेंज करने लगता है ताकि गोरखपुर एक्सप्रेस आसानी से यहां से निकल सके। जैसे ही गोरखपुर एक्सप्रेस चालू हो जाती है आगे जाने के लिए, तभी अंसारी की वाइफ शाजिया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए नीचे उतर जाती है और इधर ट्रेन चल पड़ती है। तभी रिलीफ ट्रेन के बारे में पता चलता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी। मगर एक तरफ से रिलीफ ट्रेन आ रही होती है और दूसरी तरफ से गोरखपुर एक्सप्रेस चल पड़ती है और दोनों एक ही पटरी पर चल रहे होते हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, मगर दोनों फुल स्पीड पर होती है। बलवंत यादव इमाद को वॉकी टॉकी पर रिलीफ ट्रेन के बारे में बताता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तभी इमाद गोरखपुर एक्सप्रेस की पटरी चेंज कर देता है। इस वजह से दोनों ट्रेन साइड से निकल जाती हैं। मगर इमाद बहुत ज्यादा देर तक हवा में रहने की वजह से वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर इफ्तिकार सिद्दीकी अंसारी की बेटी की जान बचाते हैं उन्हें माउथ टू माउथ देकर। मगर जब बलवंत यादव उन्हें रिलीफ ट्रेन के बारे में बताते हैं तब वह भी सांस लेना बंद कर देते हैं। इधर जर्नलिस्ट जगमोहन कुंवैत नफीसा को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। उधर नफीसा एक लड़के को जन्म देती है, मगर नर्स यह बोलती है कि बच्चे का काफी देर तक ऑक्सीजन बंद था, इस वजह से उसे न्यूरोलॉजी में इफेक्ट पड़ सकता है। जब जगमोहन कमरुद्दीन का स्कूटर की डिक्की चेक करता है, उसमें उसे 1982 की सेफ्टी फाइल की कॉपी मिलती है और इसके बाद जगमोहन मैडसन को कॉल करके धमकी देता है कि उसकी कंपनी को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मगर मैडसन उसे सेफ्टी फाइल का आखिरी पेज देखने को बोलता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि सेफ्टी फाइल में जो फैक्ट्री में कमी बताई गई थी वह सब सही कर ली गई है। इसका मतलब यह सेफ्टी फाइल अब सबूत के तौर पर यूज नहीं की जा सकती। इसके बाद जगमोहन का मन टूट जाता है। इस तरह भोपाल जंक्शन में सभी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं और जो लोग मर गए उन्हें शमशान भेज दिया जाता है। जो राजेश्वरी जांगले ने प्लेन से एलेक्स ब्राउन को भेज रही थी, उन्हें भोपाल पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाता है। मगर राजेश्वरी रति पांडे को एंटीडोट के बारे में बता देती है। इस वजह से काफी लोग जिंदा बच जाते। मगर इफ्तिकार सिद्दीकी, जिसे मरा हुआ समझ लिया था, सडनली उसे शमशान में होश आ जाता है। इस तरह इस काली रात की लड़ाई को लड़ने में काफी लोगों ने हिम्मत दिखाई और हजारों लोगों की जान बचाई। सुबह होते होते हवा साफ हो जाती है। सभी लोग भोपाल छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए इस जहरीली जगह से दूर हो जाएं। इस घटना में काफी मासूम जानवर भी मारे गए। हवा तो जहरीली हुई ही, मगर यहाँ के पानी में भी असर पड़ा। उस दौरान के बच्चे ज्यादातर किसी न किसी डिसेबिलिटी या बीमारी के साथ पैदा हुए। लाखों लोग का परिवार उजड़ गया। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। इस घटना में जितने वर्कर्स मारे गए थे उनकी विधवा को सरकार ने घर प्रोवाइड किए, मगर ज्यादातर वहाँ के बच्चे अधमरे ही पैदा हुए और नफीसा का बेटा भी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ। यूनियन कार्बाइड आज तक का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जिसका भयंकर रूप यहाँ के लोगों ने देखा है। इसमें 4 एपिसोड थे। हमने सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है और ज्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।